वी बी दोनों है वो कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मूविंग कार से हमने ऑब्जर्व कर लिया और ये हमने ग्राउंड से मेजर कर लिया। ये वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देगा, राइट। तो जो पॉइंट है जहां पे दोनों का पोजीशन सेम आएगा दैट पॉइंट विल बी एट दिस टाइम। कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट थे और दोनों का मास जो था वो अलग अलग था, राइट, और दोनों को हमने सेम एक्सेलरेशन दिया, राइट। तो क्या उन ऑब्जेक्ट्स का मोशन जो है वो डिफरेंट होगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, तीन तरीके की इक्वेशन हमें मिली और उन तीनों इक्वेशंस को हमने दो तरीके से डिराइव किया। पहले में ग्राफिकल मेथड यूज किया, देन हमने कैलकुलस का जो डेरिवेटिव वाला और इंटीग्रेशन का मेथड था उसको हमने यूज किया, राइट। जब ये जो चैप्टर है आपका यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब हमने स्टार्ट किया था तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था जो था आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप एक तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज, राइट। सो इसको थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज। और ये जो कंसेप्ट है ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट। सो concept of relative velocities। हमने वहां पे देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो सेक्शन था उसके अंदर हमने देखा कि अगर आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो डिफरेंट आपको दिखेगा, राइट। इट मींस मोशन जो है दैट इज ऑलवेज रिलेटिव, राइट। हमने देखा कि मोशन जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जो उसकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट आपको देखने को मिले, राइट। दैट्स व्हाई वी एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इट मींस किसी फ्रेम के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा वो कैसे डिसाइड किया जाए, राइट। इट मींस हम एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर निकालते हैं तो वो कैसे निकालें, राइट। सिमिलरली मान लीजिए एक ट्रेन मूव कर रही थी, उसके पैरेलल में एक दूसरा ट्रेन मूव कर रहा था, तो एक ऑब्जर्वर ट्रेन ए में था, दूसरा ऑब्जर्वर ट्रेन बी में था, राइट। अब अगर ट्रेन ए का ऑब्जर्वर बी को ऑब्जर्व करता है तो उसको कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी ट्रेन बी की। सिमिलरली ट्रेन बी का जो पर्सन है उसको क्या वेलोसिटी, कितना जो अमाउंट है वेलोसिटी का वो ऑब्जर्व होगा विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ और विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ट्रेन। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, राइट। ओके, सो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट के बाद जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है मोशन का उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे बेसिक जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे ए एंड बी, राइट। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, then what you will do, you just have to subtract the velocities, right, if they are moving in a straight line, right, or whatever. VAB will be equal to VA minus VB, right. So ये basic concept है relative velocities का, right. अब इसमें हम कुछ problems को discuss कर लेते हैं। Problems I mean कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस बन सकते हैं VA और VB के, राइट। सो VA VB यहाँ पे क्या चीज है, ये जो है VA दैट इज यू कैन से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, राइट। अब मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, VA भी किसी के फ्रेम के रेफरेंस में आपको आप मेजर करोगे, राइट। सिमिलरली
वी बी जो है दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, राइट। अब ये जो आपने वेलोसिटी वी ए और वी बी आपने जो मेजर की है, ये भी किसी फ्रेम के रेफरेंस में आपने मेजर की हुई, राइट। अब इन दोनों में क्या इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि इनका जो आपने वेलोसिटी मेजर की है, उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट शुड बी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मेजर किया है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड मेजर किया है वी ए, देन वी बी भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे को मेजर करना पड़ेगा, राइट। अगर मान लीजिए वी ए मैंने ऑब्जर्व किया किसी तीसरे ऑब्जेक्ट से जो भी मूविंग कंडीशन में था, स्टेशनरी था, राइट, बट उसमें होना क्या चाहिए कि आपका जो वेलोसिटी है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, राइट। इन सब सिचुएशन में हमने क्या चीज कंसिडर की है कि वी ए और वी बी जो है वो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट। तो यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर अगर आप देखना चाहते हो रिलेटिव वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, देन ऑल्सो वी ए और वी बी का फिक्स्ड वैल्यू होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, राइट। अब ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी बता दी, राइट। अब हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर यहाँ पे देखा है वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वी बी का, तो दोनों में कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए वी ए जो था वो हमने मेजर किया फ्रॉम ए मूविंग कार, लेट्स से, राइट, मूविंग कार से हमने मेजर किया और कार जो थी लेट्स से सी ऑब्जेक्ट था, तो वी बी जो है दैट शुड ऑल्सो बी मेजर्ड फ्रॉम द मूविंग कार। तो ये बेसिक कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में। इट मींस वी ए वी बी दोनों है वो कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मूविंग कार से हमने ऑब्जर्व कर लिया और ये हमने ग्राउंड से मेजर कर लिया। तो बेसिकली हम करते क्या है कि नॉर्मली हम वी ए और वी बी को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उनका वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। बट ये मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म आपको बताया जो कि आपका काफी हेल्पफुल रह सकता है अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मान लीजिए 4-5 ऑब्जेक्ट आपको मूविंग कंडीशन में दिए हुए हैं और आपको पता चल जाए कि दो जो वेलोसिटीज हैं उनमें कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो it will be easy to calculate the relative velocity in that case, right? तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। अब बात आती है कि वी ए बी, ये मैंने क्या बोला कि वी ए बी जो है that is nothing but वी ए बी जो है that is velocity of A with respect to B. It means velocity of A object जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो बी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, राइट। मान लीजिए ट्रेन ए ट्रेन बी थी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए जब आपका ऑब्जर्वर ट्रेन बी में बैठा हुआ है, राइट। और वी ए वी बी क्या होगी उस केस में, ट्रेन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है तो उसको ट्रेन ए ट्रेन बी का कितना वेलोसिटी मिलेगा, दैट विल बी वी ए एंड वी बी, और वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट। सिमिलरली अगर आपको वी बी ए निकालना हो, इट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप यहां से देख पा रहे हो कि ये जो है दैट विल बी वी बी ए और वी बी माइनस वी ए, जो बेसिक कंसेप्ट है वहां से, राइट। अभी हम सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं इसका भी एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मान लीजिए एक ट्रेन यहां मूव कर रहा है, दूसरा भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा इससे नीचे वाली ट्रेन से, तो अगर आप इस ट्रेन से अगर इसका ऑब्जर्व करोगे वेलोसिटी, देन यू विल फाइंड इट टू बी लाइक इट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड्स, राइट। और यहां से मूव देखोगे अगर इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, बट थोड़ी कम वेलोसिटी से, राइट। ग्राउंड से देखोगे तो ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा, बट ट्रेन के अंदर से कंपेयर करके देखोगे तो थोड़ा रिलेटिवली कम मिलेगा, राइट।
तो एक तरीके से आप देखोगे कि वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट अगर आप कर देते हो ना, तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वहां पे मिल जाती है, बिकॉज दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, राइट, कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, रिलेटिव आपको वेलोसिटी वहां पे मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VAB विल बी इक्वल टू माइनस VBA, राइट। इट मीन्स रिलेटिव जो वेलोसिटीज हैं वो आपकी इक्वल होंगी। अगर आप A को B के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या फिर B को A के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, जो अमाउंट है, जो रिलेटिव वेलोसिटी का अमाउंट है वो आपका सेम रहेगा, जस्ट उसमें फर्क आ जाएगा डायरेक्शन का। मान लीजिए ट्रेन B से आप ट्रेन A को देख रहे हो, मान लीजिए ट्रेन A आगे को मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रेन B से, देन ट्रेन B को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ट्रेन A से, तो ट्रेन B आपका पीछे की साइड में मूव करता हुआ दिखेगा, बट जो वेलोसिटी होगी मोशन की, दैट विल, द अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल इन बोथ सिचुएशंस, राइट। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया, VAB और VBA आर इस तरीके से, राइट, दोनों इक्वल होंगे। और VAVB किस तरीके से मेजर करना है वो हमने बता दिया, राइट। तो ये तो थे कुछ बेसिक टर्म्स आप कह सकते हो, राइट, रिलेटिव वेलोसिटीज की। और अब हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस क्या हो सकते हैं A और B ऑब्जेक्ट अगर आपके मोशन में है उस सिचुएशन में, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे केस फर्स्ट को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, राइट। मान लीजिए आपका जो दोनों ऑब्जेक्ट थे वो सेम वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहे थे। मान लीजिए VA is going to be equal to VB, let's say this is the situation। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे XT कर्व में तो आपको कैसे दिखेगा? मान लीजिए VA कुछ इस तरीके से है, ये वाला जो था वो ऑब्जेक्ट A के लिए था और ये B ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये A आ गया, ये B आ गया। तो अब स्लोप दोनों का देखोगे तो आपका इक्वल है, राइट, दैट्स व्हाट इट मींस, वेलोसिटी दोनों का इक्वल है। तो वेलोसिटी इक्वल है तो VAB VBA आपको क्या दिखेगा? VAB आप चेक करो और आप VBA चेक करो, दोनों आपको जीरो मिलेंगे। अब जीरो मिलने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए दो ट्रेन मूव कर रही हैं, पैरेलली मूव कर रही हैं और दोनों का वेलोसिटी जो है वो सेम है। देन उस सिचुएशन में आप देखोगे कि ट्रेन A के रिस्पेक्ट में अगर आप B को देखो या B के रिस्पेक्ट में आप A को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पास वाली जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, दैट इज नॉट इन मूविंग कंडीशन, राइट। तो ये जो एक तरीके से जो ऑब्जर्व होगा वो यहाँ से रिप्रेजेंट हमने रिप्रेजेंट किया, आप इजीली देख सकते हो, राइट। तो ये तो कंसेप्ट है क्या, seems to be stationary when you one object seems to be stationary when you observe it from the other, when they both have the same velocity, right। so एक चीज और यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर xt कर्व में सेम वेलोसिटी दो ट्रेन्स का या फिर दो ऑब्जेक्ट्स का है तो वो आपको xt कर्व में कभी भी एक दूसरे को वो कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, राइट। तो ये एक केस था, केस फर्स्ट। अब डिस्कस करते हैं हम केस 2। जब आपकी सिचुएशन क्या है, ये जो वेलोसिटीज है ना वो आपकी इक्वल नहीं है, तो ये आपका केस 2 यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। केस 2 में मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं VA VB और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपका जो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अगर ये आपका केस 2 है और यहां से मैं बोल दूं कि मान लीजिए VA इज ग्रेटर देन VB, लेट्स से, राइट। तो इट मींस VA यहां से शुरू हुआ और VB कुछ इस तरीके से हुआ, राइट। तो दिस इज लेट्स से B एंड दिस इज ऑब्जेक्ट A और ये XT कर्व है। स्लोप जो है A का ज्यादा है, इट मींस उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और B का स्लोप आपका कम दिख रहा है XT कर्व में। तो ये बेसिक से एक प्रॉब्लम है और दोनों का आप वेलोसिटी पॉजिटिव देख पा रहे हो, इट मींस दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे उस सिचुएशन को हम अलग से देखेंगे, और ये सिचुएशन थी जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली या तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करें या अपोजिट में करें। वेलोसिटीज हो सकता है दोनों का मैच नहीं करता हो, राइट।
तो अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हुई हमें दिख रही हैं। अगर मैं इसको नीचे तक लेके जाऊं तो इस टाइम पे आपकी जो पोजीशन है दोनों ऑब्जेक्ट की वो सेम मिल रही है। इसका मतलब हुआ क्या कि एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव कर रहा था, ये वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देगा, राइट। तो जो पॉइंट है जहां पे दोनों का पोजीशन सेम आएगा, that point will be at this time, this will be the t0, जहां पे दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो मान लीजिए आपको xt कर्व में इक्वेशन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट A के मोशन का, B के मोशन का, तो स्ट्रेट लाइन अगर दिया हुआ है तो दोनों से इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो निकाल के आप पता कर सकते हो कि किस पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट इंटरसेप्ट जो है वो कब करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। नाउ दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। तो बी अगर आप चेक करोगे, ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी, और ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली बी ये चेक करोगे, दैट विल बी नेगेटिव। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट बी से, अब मान लीजिए आप स्लो मूविंग ट्रेन जो थी उसमें बैठे थे, आपके साइड से एक फास्ट मूविंग ट्रेन जा रही है, तो आपको क्या दिखेगा कि जो फास्ट मूविंग ट्रेन है वो मूव कर रही है आपके पैरेलली, बट जो थोड़ा वेलोसिटी का अमाउंट है दैट विल ऑब्वियसली बी लेसर देन द व्हेन यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। तो बट वो आगे की तरफ मूव करती हुई दिखाई देगी, इट मींस ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप फास्ट मूविंग ट्रेन में हो, तो ये मूव आप फास्ट मूव कर रही है, एक ट्रेन जो है वो आपकी स्लो मूव कर रही है, तो आप जैसे ही उसको क्रॉस करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो स्लो मूविंग ट्रेन है ये पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो नेगेटिव वेलोसिटी ओनली रिप्रेजेंट्स क्या कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, दैट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। सो ये बेसिक यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आएगी, दूसरे के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव भी आ सकती है, राइट। और आपने यहां से देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या होगा, आपको सिंपली अगर सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करके आपको पता लग सकती है रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। तो थर्ड केस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो इस केस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, केस थर्ड। अब इस केस में क्या है कि दो ट्रेन्स हैं, बट नाउ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी क्या होगी, अलग हो गई। ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो मान लीजिए एक ट्रेन की वेलोसिटी पॉजिटिव थी और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी नेगेटिव थी। अब पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, स्लोप से। एक्सटी कर्व में स्लोप उनका क्या होगा, रिप्रेजेंट करोगे आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेलोसिटी, राइट। अब पॉजिटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो साइन जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम आप डिसाइड करोगे डायरेक्शन वेलोसिटी का, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ हो। प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, इट मींस दैट इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में करता है तो आपकी नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सेम वही सिचुएशन, जहां पॉइंट आपका क्रॉस करेगा वो पॉइंट होगा कि जहां पर आपके ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को क्रॉस करें। मान लीजिए एक ट्रेन यहां से आ रही थी, एक यहां से आ रही थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और वो जो क्रॉसिंग टाइम है वो आप यहां से निकाल सकते हो। क्रॉसिंग पोजीशन भी आपको पता चल जाएगी, राइट। तो ये तो बेसिक यहाँ पे टर्म आ जाए, राइट। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट क्या करोगे, साइन के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं वी ए जो है दैट इज पॉजिटिव, वी बी जो है दैट इज नेगेटिव। बट अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे, जब आप प्रॉब्लम
कोई प्रॉब्लम आपको दी हुआ है तो उसमें मैग्नीट्यूड दिया रहता है कि एक ट्रेन ए का वेलोसिटी ऐसे है, इतना अमाउंट है, और एक ट्रेन बी है जिसका अमाउंट इतना है वेलोसिटी का, बट दे आर बोथ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। ये दिया जाता है। तो हम खुद से एज्यूम करते हैं कि ट्रेन ए मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करता है और बी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है। तो ये हम अजम्पशन खुद से लेते हैं। तो एक का पॉजिटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा, दूसरे का नेगेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइंस, राइट। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाइए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यहां से देखो कि वी ए बी अगर मैं निकालता हूं, वी ए जो है दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वी बी नेगेटिव क्वांटिटी। सो वी ए माइनस वी बी करूंगा तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। हमने वी ए माइनस वी बी करा, बट वी बी का जो साइन है वो नेगेटिव है यहां से, राइट। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव दिस विल बिकम प्लस, राइट। सो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, वी ए, और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलस साइन, राइट। सो आप चेक कर सकते हो कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो एड अप हो गया, राइट। और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई, राइट। सिमिलरली सेम सिचुएशन में वी बी ए का करता हूं, राइट। तो वी ए का अगर मैं करता हूं, यहां पे अगर मैं लिखता हूं वी बी ए, सो वी बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव वी बी माइनस वी ए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी ए प्लस वी बी। ये वेलोसिटी आपकी हो गई। तो आप यहां से क्लियरली चेक कर पा रहे हो कि जब आपके ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपकी वेलोसिटीज को एडअप करना पड़ रहा है, राइट। अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब हुआ कि जब आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट बी को फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर ए को ऑब्जर्व करोगे फ्रॉम बी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। सो वो डिपेंड करेगा, यू विल से कि अगर मान लीजिए ए आपकी ये है और बी आपकी ये है, तो अगर आप ए के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वी बी ए आपका क्या निकाला हमने, नेगेटिव निकाल दिया। सिमिलरली वी बी में अगर आप बैठे हो ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बट वी ए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो आपको हमेशा लगेगा कि वी ए बी विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें रिलेटिव वेलोसिटी के, तो आपको हमेशा एडअप करना पड़ेगा वेलोसिटीज को जब आपकी क्या है, जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अदरवाइज जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का वो तो ये वाला ही रहने वाला है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटीज का, राइट। तो अगर इसको आप यूज करते हो तो दिस you can easily find it out from this relation only, right? तो ये सिचुएशन आपकी किसकी हो गई, थर्ड केस की। और थर्ड केस में हमें समझ में आया कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो एडअप होती हैं जब आपका क्या है ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी सेम रहती है, राइट। तो और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइन कन्वेंशन हमने यूज किया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है देन यू हैव टू टेक दैट टू बी पॉजिटिव, और माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यू जस्ट कंसीडर दैट टू बी नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, और यहाँ आई होप कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी जो है काफी अच्छे से यहाँ पे समझ आ गई होगी। और ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसका जो लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का वो है, राइट। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं इन चैप्टर के, जब भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की जो कंप्लीट एक हम जब एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी के, देन वी विल डू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, राइट। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसका कंसेप्ट जो है काइनेमेटिक्स का,
आप देखो या फिर रिलेटिव वेलोसिटीज का देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का देखो, जितने भी कंसेप्ट है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिटेल में जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर नॉर्मल डेली लाइफ में भी अगर आप सिचुएशन अगर आप कुछ ऐसी फेस करते हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल आपको ये चैप्टर रहेगा, राइट। तो इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपकी सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और जो एडवांस प्रॉब्लम्स अगर होंगी इस चैप्टर में देन आई विल इंट्रोड्यूस दोज एज वेल, राइट। नाउ एक इस चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगा जो थोड़ा इस चैप्टर में कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट कर सकती हैं कई बार। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन अगर आपका नेगेटिव है डजंट मीन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, इट मीन्स उसका जो मोशन है देयर इज ए रिटार्डेशन इन दैट। तो ये हमेशा जरूरी नहीं होगा, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके साइन जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दोनों सेम हैं देन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सेलरेट, और जब ऑपोजिट आ जाते हैं देन उसके अंदर रिटार्डेशन आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सिमिलरली एक अलग प्रॉब्लम भी आती है कि मान लीजिए ओके सो ऊपर वाले कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम है देन एक्सेलरेट होगा, और अपोजिट डायरेक्शन है देन इट्स गोइंग टू डी एक्सेलरेट, राइट। तो बेसिक सी सेम चीज थी, दोनों अलग अलग वर्ड्स में लिखा हुआ है। सिमिलरली एक हमने बताया था आपको कि अगर वेलोसिटी 0 है किसी ऑब्जेक्ट का तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन बी समटाइम वी से दैट इट टू बी 0, बट हमेशा ये होना जरूरी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी में आता है it is not necessary that acceleration of that object or acceleration on that particular object is 0, right? For example, जैसे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछाला, कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रेस्ट में आएगा फॉर एन इंस्टेंट, उसके बाद वो वापस नीचे फॉल होने लगेगा, राइट, अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, राइट। इट मीन्स ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा हर इंस्टेंट हर टाइम के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो एक ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना जरूरी था कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 होना जरूरी नहीं है अगर आपकी वेलोसिटी 0 है, राइट। तो एक ये आपकी सिचुएशन आ गई। एक हमने आपको जो फाइनल जो कंफ्यूजन है वो हो सकता है कि मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट थे और दोनों का मास जो था वो अलग अलग था, राइट, और दोनों को हमने सेम एक्सेलरेशन दिया, राइट। तो क्या उन ऑब्जेक्ट्स का मोशन जो है वो डिफरेंट होगा? ये बेसिक सा क्वेश्चन आप कर सकते हो या फिर मे भी आप ऐसा क्वेश्चन फेस कर सकते हो इन फ्यूचर। तो क्या दोनों का जो मोशन है वो सेम होगा? इसका आंसर हमें मिलता है कहां से? जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से। हमने देखा कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, राइट। व्हाट दैट रिप्रेजेंट कि अगर आपका मास, ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो आप कहोगे कि जो इनिशियल जो कंडीशंस हैं अगर दोनों की सेम है, दोनों मासेस की, देन उन दोनों मासेस का जो मोशन है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। अब इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक बॉल लीजिए और दोनों का शेप सेम रखिए। एक का मास 5 kg रखिए, दूसरे का 7 kg रखिए। दोनों को अगर आप हवा में उछाल के कैच करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम में आपके पास आएंगे। इट मीन्स जो मोशन है ऑब्जेक्ट्स का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दैट विल ऑलवेज बी सेम,
ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। सिमिलरली अगर हम बोलें कि दो डिफरेंट मासेस हैं हमारे हाथ में, अगर हम उनको छोड़ते हैं तो ग्राउंड पे जो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट, अगर उनके मास अलग अलग भी हैं, देन ऑल्सो दे विल टेक द सेम टाइम. Why? Because initial condition is same and the acceleration due to gravity that is also same on both of these objects. It means इनका मोशन आपका सेम रहने वाला है और दोनों सेम टाइम में ग्राउंड पे पहुंचेंगे. तो ये एक बेसिक सी प्रॉब्लम थी जो काफी पहले, अगर हम जो इवोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, जब गैलीलियो के टाइम पे ये चीज थी, तो ये वहाँ पे बोला गया था कि ये सब चीज़ें हम जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हम इन डिटेल आपका जो 5th चैप्टर आएगा जहाँ पे इनर्शियल जो लॉ है गैलीलियो को थोड़ा डिस्कस करेंगे, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगा आपके, राइट. तो बेसिक डाउट ये था पुराने टाइम पे कि लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक फैदर ले लिया और एक स्टोन ले लिया, दोनों को नीचे फेंका तो स्टोन जल्दी पहुंच जाता था, फैदर ऊपर रह जाता था, राइट. तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन बाद में मिला कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका फैदर है या फिर लीफ है जो भी है, वो आपकी इतनी जल्दी नीचे मूव नहीं कर पाती कंपेयर टू द स्टोन, राइट. और जब इन दोनों एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया इन वैक्यूम जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता, देन उस कंडीशन में देखा गया कि जो फैदर और जो स्टोन है दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचते हैं if we neglect the effect of the air resistance, right. तो ये जो चीज थी इसको आप देख सकते हो कि सेम कंडीशंस में अगर इवन दोनों मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग है, तो उनका जो मोशन है दैट विल एग्जैक्टली बी द सेम, राइट. सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा जो आपका कंसेप्ट है इस चैप्टर में, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने देखा और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स देखी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब टर्म्स को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सब टर्म को हमने एक्सप्लेन किया. अब नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल एग्जीक्यूट ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ solving problems, right. So now on we will solve different kind of problem and we will see how to solve those problems, right. So thank you all for watching and we will meet in the next video.